अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शत। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि लोगों को इंशाअल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों को इंशाअल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी और घर भी 50 लाख से तजावुज़ कर जाएंगे। मैंने ये वादा 2 साल में पूरा होने की बात नहीं की थी, ये सब 5 साल में होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 45 अफराद जहाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना के 48,223 टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 54,35,139 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3045 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए कोशां है। अवामी मसाइल का हल वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। कोहाट में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कोहाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के मालिक हैं, चंद खानदान और गिरोह इस मुल्क के मालिक नहीं। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान कभी किसी के सामने नहीं झुके और उन्होंने आलमी कुव्वतों के सामने मुल्क का वक़ार बुलंद किया। PTI हुकूमत ने मुल्क को तरक्की पर गामज़न किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। वफाकी वज़ीर ने एक बयान देते हुए कहा, हुकूमत की IMF से बातचीत जारी है, जैसे ही मौका मिलेगा IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बावजूद IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना ज़रूरी है, जबकि कोशिश करेंगे कि बिजली की कीमत कम से कम बढ़ाऊं, लेकिन इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र जलसों की इजाज़त न देने के बावजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनान मुल्तान जलसे से 2 रोज़ कबल ही रुकावटें तोड़कर जलसगाह कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। PDM का 30 नवंबर को मुल्तान के कासिम बाग में जलसे के ऐलान पर इंतजामिया ने इजाज़त न देते हुए रुकावटें खड़ी कर दी थीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मूसा गिलानी की क़यादत में जाले रैली की शक्ल में कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। स्टेडियम में इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिया गया है। हैदराबाद में 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। शादी की तकरीबात सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक की जा सकेंगी। SOPs के तहत ही आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। सर्कुलर जारी हिदायतनामा 1 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। बंद जगह पर रश से गुरेज करने की हिदायत भी दी गई है। सर्कुलर की खिलाफ वर्जी पर मार्केट, बाजार, दुकान, मॉल और हॉल्स को सील करके भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सारी दुनिया में मईशत बैठ गई है, लेकिन पाकिस्तान में बेहतर सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर असद उमर का सखर में PTI यूथ विंग की तकरीब से खिताब। कहा, हमें सिर्फ कराची के लिए काम नहीं करना बल्कि पूरे सिंध में काम करना चाहते हैं। इमरान खान किसी एक शहर के नहीं, पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। सखर में कहीं भी तरक्की के आसार नजर नहीं आ रहे और पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद शुमाली सिंध के लिए तरक्याती पैकेज बनाए गए। इमरान खान हमेशा कानून के बालातर होने की बात करते हैं। ज्यादती करने वाले अफसरान और अहलकार को वार्निंग दे रहा हूँ, इन्हें कीमत अदा करनी होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर में होने वाली नमाज जनाजा में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नवाज शरीफ की हमशीरा कौसर बेगम भी मैयत के साथ लाहौर पहुंची। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ जाती अमरा में अदा की गई, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के अलावा बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा मुफ्ती राग़िब नईमी ने पढ़ाई और इनकी तदफीन शौहर मियाँ मोहम्मद शरीफ के पहलू में की गई। गंदुम स्कैंडल तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। गंदुम स्कैंडल में मुलव्विस अहम शख्सियात ने रकम बैरूनी मुल्क मुंतकिल की। गंदुम स्कैंडल तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अहम शवाहिद के बाद नैब ने अलग से तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत की जा रही हैं। गंदुम स्कैंडल में मुलव्विस अहम शख्सियात ने रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था। ताहम सेक्रेटरी फूड ने कोरोना वायरस के बाइस पेश होने से माजरत की। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने गंदुम और चीनी की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी जामा तहकीकात का फैसला किया था। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीय मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में ग्रेड 11 से 15 के मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। फरवरी 2015 तक भर्ती होने वाले मुलाजिम मुस्तकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे ने PM पैकेज मुलाजिमीन के कवायद 10 दिसंबर तक हुकाम को भेजने का हुक्म दिया है। PM पैकेज के तहत दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को भर्ती किया जाता है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नाइजर के हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 47वें इजलास के मौके पर नाइजर के हम मनसब कला उमकराउ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा की जानिब से इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने नाइजर हम मनसब को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और कहा, हिंदुस्तान आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। नवाज शरीफ अपनी वालदा को दफनाने नहीं आए तो हमारे कहने पर कैसे आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को तमाम सहूलतें देंगे। भारत की जानिब से ज़्यादा सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है, लेकिन जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, लगता नहीं कि दोनों हुकूमतें करीब आएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आलमी वबा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट एक बार फिर मुस्बत आ गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध 16 नवंबर को कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, जिसके बाद रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ अलामात में बेहतरी आने पर दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन आज इसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बायस वो आइसोलेशन में ही रहेंगे। जनूबी कोरिया, जर्मनी, यूनान और रूस में कोरोना सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में मुसलसल दूसरे रोज़ कोरोना के 500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। जनूबी कोरिया में अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। जर्मनी में 22,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आने पर मजमूई तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। जर्मनी में कोरोना पाबंदियां मार्च तक जारी रहने का इम्कान। यूनान में लॉकडाउन में 7 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। रूस में घर पर रहने की हिदायत पर अमल दरामद जारी। जापान में कोरोना वबा की वजह से नए साल का इवेंट मनसूख कर दिया गया। अमरीकी फेडरल अपील कोर्ट का ट्रंप के रियासत पेंसिल्वेनिया में धांधली के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फेडरल अपील कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केस का कोई मेरिट नहीं और ट्रंप के वकील ने कोई मखसूस इल्ज़ामात आयद नहीं किए और धांधली के भी कोई सबूत नहीं दिए गए। अपील कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हमारी जमहूरियत की ज़िंदगी हैं। धांधली के इल्ज़ामात संजीदा हैं, मगर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट में राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड के आइसोलेशन में नरमी के बाद न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड को दोबारा चहलकदमी की इजाज़त मिल गई। जिन स्क्वाड मेंबर्स के मुसलसल 2 टेस्ट मनफी आ चुके हैं, इन्हें चहलकदमी की इजाज़त दी गई है। कौमी स्क्वाड के अरकान होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में चहलकदमी करेंगे। स्पोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी अपने अपने ग्रुप के लिए मुकर्ररा मखसूस औकात में चहलकदमी कर सकेंगे। स्क्वाड मेंबर्स को बालकनीज में जाने की भी इजाज़त मिल गई, जहां खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में 144 मंजिला इमारत को 10 सेकंड के अंदर मिस्मार कर दिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में मीना बंदरगाह के इलाके में कायम 144 मंजिला मीना प्लाजा टावर को मुनहदम कर दिया गया। कार्रवाई में सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान बंदरगाह के इलाके में कायम तमाम दुकानों और मार्केट्स को शाम 4 बजे तक आर्जी तौर पर बंद रखा गया। हुक्काम के मुताबिक इमारत का इन्हदाम बंदरगाह की तामीर नौ और आराइश के प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। रवां साल का 14 और आखिरी चांद ग्रहण 29 और 30 नवंबर की दरमियानी शब को होगा। डायरेक्टर इस्वात जावेद इकबाल ने बताया कि चांद ग्रहण जनूबी और शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ममालिक में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण कराची समेत पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा साल 2020 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की तदफीन में सियासी और समाजी रहनुमा समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन मियाँ शरीफ के पहलू में की गई। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लंदन के रीजेंट पार्क की मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में नवाज शरीफ खानदान के दीगर अफराद और करीबी साथी शरीक हुए थे। कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों की वजह से मस्जिद में सिर्फ 30 अफराद को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त दी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के जुज़्द खाकी को हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया था और आज SOPs के तहत रायवंड में भी उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे
कि हमजा शहबाज को उनकी वालिदा के इंतकाल पर 5 दिन के लिए कोट लखपत जेल से पैरोल पर रिहा भी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद जेल हुकाम ने इन्हें रिहा कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल से रिहाई के बाद जाती उम्रा रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर इतवार को लंदन में इंतकाल कर गई थीं। शमीम अख्तर की मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम मुस्लिम लीग नून की पार्टी के ज़राए ने बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ माह से अलील थीं। मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ाबाद का PDM के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि मुल्तान में शरपसंद अनासिर रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इस बार कानूनी कार्रवाई कारकुनों के लिए नहीं बल्कि इन्हें उकसाने वालों के खिलाफ होगी। फिरदौस आशिक़ाबाद ने रावलपिंडी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना ने मुल्क में पंजे गाड़ दिए हैं। हुकूमत और अदालतें इस वबा का मुकाबला करने के लिए फैसले कर रही हैं, लेकिन PDM अदालती हुक्म का जनाजा निकाल रही है। नादान दोस्त अपने खिलाफ मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए अवाम को मुकदमात में फंसाना चाहते हैं। मुल्तान में भाईचारे की फिजा को खराब किया गया। फिरदौस आशिक़ाबाद ने कहा कि मुल्तान में शरपसंद नासिर कानून के मुँह पर तमाशा मारकर रियासत की रट को चैलेंज कर रहे हैं। उन अकल के अंधों को समझ नहीं कि हुकूमत के पास आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है और ये शरपसंदी रोकने की ताकत है, लेकिन हुकूमत अवाम पर तशद्दुद करके खुश नहीं हो सकती। पुलिस से शरपसंदों की कठपुतलियां और सहूलतकार उलझ रहे हैं, लेकिन कानून इस शरपसंदी को रोकेगा और अपना रास्ता बनाने जा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ाबाद का कहना था कि नून लीग के घर माँ का जनाजा पड़ा है, लेकिन सफ़े मर्ग पर भी नफरत की आग भड़काई गई और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। 2 बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं और कौम के बच्चों को अपने मकासद के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अशराफी अपने लिए कोरोना SOPs पर अमल करती है। अपने घर में होने वाली तकरीब में कोरोना टेस्ट लाजिम करार दिया गया, लेकिन कौम के बच्चों को कोरोना में झोंक रहे हैं। फिरदौस आशिक़ाबाद ने मजीद कहा कि थकी हुई गाड़ी को बिलावल और मरियम धक्के लगा रहे हैं, जिसका गियर पुराना है और इस गाड़ी ने नहीं चलना। अब वीडियो लिंक का जमाना है और वेबिनार हो रहे हैं। निहत्ते अवाम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो खेल मुल्तान में खेला गया और तोड़ फोड़ की गई, कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुल्तान में जिसने फसाद फैलाया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्तान जलसे के बाद कोरोना फैलाव की शरह में इजाफे का सबब PDM होगी। इस मर्तबा कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर पर हाथ डाला जाएगा। कानूनी कार्रवाई कारकुनों के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हें उकसाने वालों के खिलाफ होगी। मारूफ अदीबा और अफसाना निगार बानो कुद्सिया के पैदाइश के दिन के मौके पर गूगल ने डूडल के जरिए इनकी खिदमात के पेश नज़र बेहतरीन अंदाज में खराज अकीदत पेश किया है। मरहूम अदीब अशफाक अहमद की अहलिया और मारूफ मुसन्निफा बानो कुद्सिया को गूगल डूडल की जानिब से इनकी खिदमात के पेश नज़र ट्रिब्यूट पेश किया गया है। मारूफ अदीबा और अफसाना निगार बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 को भारत के मशरकी पंजाब के जिला फिरोजपुर में पैदा हुई। उन्होंने FA इस्लामिया कॉलेज लाहौर और BA कैंडिडेट कॉलेज से किया, जबकि 1949 में ग्रेजुएशन का इम्तहान पास किया और वो इस वक्त पाकिस्तान हिजरत कर चुकी थी। बानो कुद्सिया ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA उर्दू में दाखिला लिया और यहीं अशफाक अहमद इनके क्लास फेलो थे और दोनों ने दिसंबर 1956 में शादी कर ली। मुसन्निफा बानो कुद्सिया ने 27 नावल और कहानियां तहरीर की हैं, जिनमें राजा गिद्ध, अमरबेल, बाज गश्त, आधी बात, दूसरा दरवाजा, तस्मील और तवज्जो की तालिब काबिल जिक्र हैं, जबकि इनके नावल राजा गिद्ध और आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है। इसके अलावा उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के लिए भी बहुत से ड्रामे लिखे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनकी अदबी खिदमात के एतराफ में 2003 में सितारा इम्तियाज और 2010 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि इसके अलावा इन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स भी दिए गए हैं। लेकिन ये उर्दू अदब का चमकता सितारा तवील अलालत के बाद 88 साल की उम्र में बुझ गया। साबका वज़ीर आज़म मरहूमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि इनमें और इनकी वालदा की मंगनी में कई चीज़ें मुश्तरका हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर भुट्टो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं और बख्तावर भुट्टो भी बहन भाइयों में बड़ी हैं। बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी की रस्म में इनके भाई मीर मुर्तज़ा ने नाराजगी के बायस शिरकत नहीं की थी, जबकि बख्तावर भुट्टो के भाई बिलावल भुट्टो कोरोना मुस्बत होने के बायस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए। बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी दोनों खानदानों की रजामंदी से हुई थी, जबकि बख्तावर भुट्टो की मंगनी भी खानदानी रजामंदी से तय पाई है। मंगनी के वक्त आसिफ अली ज़रदारी को कोई नहीं जानता था। बख्तावर भुट्टो के मंगेतर महमूद चौधरी को भी मंगनी से पहले आम लोग नहीं जानते थे। इनकी मंगनी के चंद दिन बाद ही इनके नाम से कई मनफी बातें की गईं। सोशल मीडिया सारिफीन ने दावा किया है कि महमूद चौधरी अहमदी हैं। बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बयान जारी करके तरदीद करनी पड़ी। मंगनी के वक्त बेनज़ीर भुट्टो अपने खानदान के 2 अहम अफराद से महरूम कर दी गई थीं। इनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
साबिक फौजी आमर ज़ियाउल हक की हुकूमत ने फांसी दे दी थी, जबकि इनके छोटे भाई 26 साला शाहनवाज भुट्टो की 18 जुलाई 1985 को फ्रांस के शहर नीस में पुरस्कार मौत हो गई थी। बख्तावर भी मंगनी के वक्त अपने खानदान के 2 अहम अफराद खो चुकी हैं। इनके मामू मीर मुर्तज़ा भुट्टो को 20 सितंबर 1996 को कराची में इनकी आबाई रहायशगाह 70 क्लिफ्टन के बाहर 7 साथियों समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। इनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो को दिसंबर 2007 में हलाक कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी के बाद लोगों ने जब ये खदशा जाहिर किया था कि शादी के बाद वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगी, तो बेनज़ीर ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि इनकी शादी किसी तरह भी मुल्क अवाम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर असरअंदाज नहीं होगी। आम तौर पर यह समझा जाता है कि बख्तावर भुट्टो कभी सियासत में सरगर्म नहीं होंगी, मगर पार्टी की जानिब से कभी भी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी की खबर दुनिया भर के अखबारों की जीनत बनी। बख्तावर की मंगनी का भी खूब चर्चा है। इस बार रिवायती मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया भी इस मंगनी को धूमधाम से कवर कर रहा है। सिंध पुलिस में एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी गई, इसे ASP बनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से कैंसर के मरीज हसनैन की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। उसको पुलिस अफसर बनने का शौक था। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन के कहने पर हसनैन को बुलाकर उसे वर्दी पहनाई गई और उसे ASP बनाकर शहर का विजिट भी करवाया गया। इस तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। मेक अ विश पाकिस्तान के सरबराह मिर्जा इश्तियाक बेग ने सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि मेक अ विश फाउंडेशन का क़याम 50 साल पहले अमेरिका में किया गया था। पाकिस्तान में अब तक 13,000 बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, कैंसर जैसे मसले में मुब्तला होते हैं, उनके दिल में छुपी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है, उसका ये इदारा विश को पूरा करता है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी दुआ है कि हसनैन को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे और हमसे जितना होगा हम इसकी मदद करेंगे। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि इस बच्चे जो मर्ज़ लगा हुआ है और जिसकी वो फ़ाइट कर रहा है, और मैंने आज जो उनसे मुलाकात की है, बड़ा अच्छा मासूम सा कॉन्फिडेंट सा बच्चा है, और अल्लाह ताला इसको इस मर्ज़ को फ़ाइट करने में इसको हिम्मत दे, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे कि ये इस मर्ज़ को फ़ाइट कर सके। डिपार्टमेंट यकीनन, क्योंकि ये अभी हमारा पुलिस ऑफिसर बन गया है, तो यकीनन इसको अदरवाइज़ भी हेल्प करेगा और इसको सपोर्ट करेगा, और हम सारे इसके लिए दुआगो हैं कि ये अपने मर्ज़ से रिकवर करके एक आम ज़िंदगी से गुजारना शुरू कर दें। तकरीब में शरीक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने BTV से बात करते हुए कहा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 53 ममालिक में। पाकिस्तान की इसकी एफिलिएशन हमारे साथ है मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान। अब तक हम 13,000 विशेज़ उन बच्चों की पूरी कर चुके हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जो कैंसर ल्यूकेमिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, और ये ख्वाहिशें उनकी आखिरी ख्वाहिश के तौर पे आती हैं। मैं लफ्ज़ आखिरी तो नहीं कहूँगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन ये उनकी वो चेरिश विशेज़ हैं जो उनके दिलों में बड़े अरसे से हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह से कि उनकी ज़िंदगी में ये पूरी हो जाए। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़ कराची। खुजदार लेवीज सेंटर में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जवानों ने पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। खुजदार लेवीज ट्रेनिंग सेंटर में हुई पासिंग आउट परेड की रंगारंग तकरीब, जिसमें वजीर आला जाम कमाल ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। ट्रेनिंग सेंटर आमद पर वजीर आला का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और जवानों के हर अव्वल दस्ते ने सलामी भी पेश की, जिसके बाद जाम कमाल ने परेड का मुआयना भी किया। तकरीब में पास आउट होने वाले जवानों ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मुजाहरा पेश किया। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पास आउट होने वाले लेवीज के जवानों की पेशावराना तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, क़याम अमन के लिए लेवीज फोर्स की खिदमत किसी तारीफ की मोहताज नहीं। दौरे हाजिर के मुताबिक लेवीज फोर्स को भी जदीद असला और टेक्नोलॉजी से भी लेस करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। सूबे में तरक्की के लिए तमाम अजला में भी खसूसी इकदाम के साथ साथ वसाइल बरोए कार लाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला जाम कमाल ने बलूचिस्तान में पहले ख़वातीन डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंतजामिया ने वज़ीर आला को कॉलेज में जारी तरक्याती कामों की ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि डिग्री कॉलेज के क़याम से बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तालिबात भी अब आला और मयारी तालीम हासिल कर सकेंगी। पीपल्स पार्टी के MNA रोशन जुनेजो को बेटे समेत शराब स्मगलिंग केस में नामजद कर लिया गया। रोशन जुनेजो ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत हासिल कर ली।
शराब की मुनज़्ज़म ब्लैक में फ़रोग के ताने बाने सांगर जुनेजो खानदान से निकल आए और पीपल्स पार्टी के MNA रोशन जुनेजो को भी बतौर मुल्ज़िम नामजद कर दिया गया। केस में उनके बेटे गयास जुनेजो को भी बतौर मुल्ज़िम नामजद कर दिया गया है। अदालत ने MNA रोशन जुनेजो को तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत कर दी, जबकि MNA रोशन जुनेजो ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत हासिल कर ली। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टम ने अदालत में अबूरी चालान जमा कराया, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मुल्जिमान ने शराब के कंटेनर के आगे पीछे पुलिस स्क्वाड लगाकर हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस करने की कोशिश की। चालान में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि कस्टम हुकाम ने 6000 शराब की बोतलें बरामद की और ये शराब सफारती इस्तना की आड़ में स्मगल की गई। मुल्जिमान इस्तना की आड़ में शराब के ब्लैक में फरोख्त करते थे और पकड़ी जाने वाली शराब 23 और 24 सितंबर की दरमियानी जब स्मगल की जा रही थी। चालान में बताया गया है कि IG सिंध की हिदायत पर DIG हैदराबाद की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी और रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के एहलकार गैर कानूनी सरगर्मी में पाए गए। पुलिस कांस्टेबल शुएब और इरफान अली समेत नवीद, यामीन, रुबीना गिल, खुरम दाऊद, खुरम हुसैन नकवी, मोहम्मद सुहेल क्लियरिंग एजेंट और दीगर को मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। कराची सेंट्रल जेल में बच्चा और ख़वातीन जेल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें जेल में मौजूद बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सेंट्रल जेल कराची में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें जेल में बच्चा और ख़वातीन जेल के तमाम कैदियों ने शिरकत की, जिसमें मुमताज़ मुनाफ़ और ख़वातीन ने भी शिरकत की। SSP जेल गुल मोहम्मद शेख ने BTV से बात करते हुए बताया, हमारा हर साल ये प्रोग्राम होता है मिलाद शरीफ का, वुमेन जेल में भी और बच्चों की जेल में भी। और इसमें शाह आज़म सिद्दीकी जो है पेश है, ये कराते हैं हर साल ये मिलाद। और हमारे जो कैदी बच्चे हैं, औरतें हैं, इसमें दिलचस्पी लेते हैं, मतलब शौक के साथ हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह इस साल भी प्रोग्राम आज रखा गया था और माशाल्लाह कामयाबी के साथ सरकारी महफिल मुनक़्क़द की गई। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। हमारे पास 147 ख़वातीन हैं जेल में और बच्चे जेल के अंदर जो है 129 बच्चे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर हिना सिद्दीकी का BTV से बात करते हुए कहना था कि जेल में मौजूद बच्चे और ख़वातीन अपने किए और पछतावे का शिकार होते हैं, जिसमें कैदियों ने नात पढ़ा और मुल्क के मारूफ मशहूर नातख़्वाह को हमने इनवाइट किया था। हमारा मिलाद बहुत अच्छा हुआ। इसमें हमने कैदियों के लिए खाना भी किया है और इंशाल्लाह जेलों के लिए गुज़श्ता 20 साल से शेल्टर होम काम कर रही है और आगे भी हम करते रहेंगे इन कैदियों की लिए और फलाह बहबूद के लिए। और हम इंसानियत की खिदमत करते हैं और इस पे यकीन रखते हैं। देखिए अभी कैदी औरतें बहुत रो रही थी, वो बहुत कोई किस केस में, कोई किस केस में, किसी का कोई वकील नहीं है, तो वो मुझे कह रही थी कि मैडम आप हमारे लिए वकील करें। परेशान है, देखिए ये तो एक अल्लाह की आजमाइश है, वो कैद में है, तो उनके लिए थोड़ा सा आके उनके लिए प्रोग्राम करना वो अच्छा उनको लगता है, ये खुशी महसूस होती है और एक ये बहुत बड़ी नेकी है। कैदी तो बेचारे परेशान होंगे ना, कैद एक बहुत बड़ी सज़ा है। सेंट्रल जेल कराची में 148 ख़वातीन, 129 बच्चे और 118 मर्द शामिल हैं। ख़वातीन की ज़्यादातर तादाद उनकी है जो घरों में मासियों का काम करती हैं, घरों में चोरी करते हुए पकड़ी जाती हैं। इसी वजह से 148 ख़वातीन सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हैं। कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़ कराची। महंगाई की शरह में कमी। रवा हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह 7.48% रही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी इदारा शुमारियात का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.92% कमी वाक़या हुई। इस दौरान 11 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी, जबकि 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कौमी इदारा शुमारियात का कहना है कि 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के दौरान महंगाई में 0.92% कमी वाक़या हुई। रवा हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह 7.48% रही। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 11 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई, जिनमें टमाटर, प्याज, आलू, मुर्गी, आटा, चीनी और दालें शामिल हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इससे कबल 16 से 20 नवंबर के दौरान महंगाई की शरह में 0.24% इजाफा हुआ था। इस हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह 7.07% रही। मज़कूरा हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में इजाफा, 18 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा था। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हुकूक के लिए खिदमत अंजाम देने वाली पाकिस्तानी ख्वाजा सिरा नायाब अली ने हीरो एशिया अवार्ड अपने नाम कर लिया।
عالمی شہرت یافتہ خواجہ سرا نایاب علی نے ہیرو ایشیا ایوارڈ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی حقوق کے لیے خدمات انجام دینے پر اپنے نام کر لیا۔ ایوارڈ دینے کی تقریب تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں منعقد ہوئی۔ ایوارڈ کے لیے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن اور بھوٹان سمیت تمام ایشیائی ممالک سے 250 ٹرانسجینڈر افراد کو نامزد کیا گیا۔ تاہم یہ ایوارڈ پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی کے حصے میں آیا۔ نایاب علی کورونا وبا کے پیش نظر بینکاک نہ جا سکیں۔ تقریب میں نایاب علی کا ویڈیو پیغام بھی نشر کیا گیا۔ اس موقع پر نایاب علی کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ ہم نے ایشیا کا سب سے اہم ٹائٹل جیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی وکالت کرنے پر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر میں خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی اور بہت زیادہ افسردہ تھی، لیکن اسی دوران اتنے بڑے اعزاز نے مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے مزید کام کرنے کی ہمت دی ہے تاکہ معاشرے کو اپنی کمیونٹی کے افراد کے لیے محفوظ بنا سکوں۔ نایاب علی کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ اس بات کی امید ہے کہ ایک دن ہمیں بھی برابر حقوق ملیں گے اور ہم دنیا کو تبدیل کریں گے۔ نایاب علی اس سے پہلے رواں سال فروری میں آئرلینڈ حکومت اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مشترکہ انٹرنیشنل گالاز ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں۔ انہیں یہ ایوارڈ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں دیا گیا تھا۔ امریکہ میں مردہ قرار دیا جانے والا 36 سالہ شخص معجزاتی طور پر زندہ ہو گیا۔ اہل خانہ خوشی سے رو پڑے، ڈاکٹروں نے بھی حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست کیرولائنا کے رہائشی 36 سالہ ایرک ایلس عمارت کی دوسری منزل پر قائم فلیٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا کہ ایک روز کام کے دوران اوپر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ دوسری منزل سے گرنے کے باعث اس کی پسلی کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور سر میں بھی شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ایلس کی کئی ہنگامی سرجری کرائی گئی لیکن مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں کے مطابق حادثے کے باعث ایرک ایلس کا دماغ اپنی جگہ سے 8 ملی میٹر ہل گیا تھا، جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی سبب ڈاکٹروں نے اسے طبی طور پر مردہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایلس کے خاندان اور اہل خانہ نے اس کے اعضاء عطیہ کرنے کے لیے میت کو نہیں دفنایا، تاہم کچھ دن بعد ایلس کو اچانک ہوش آ گیا اور وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے بھی حیرت میں مبتلا ہو کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، جبکہ ایلس کے اہل خانہ خوشگوار حیرت کے عالم میں رو پڑے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح زندہ ہو جائے گا۔ ایلس نے کہا کہ شاید میری ماں پہلے ہفتے میں یا 2 دن بعد گھر آئیں گی اور صرف روئیں گی، کیونکہ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ آج ایلس چل رہا ہے، سب سے باتیں کر رہا ہے اور تقریباً مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے جو میں ابھی بھی یہاں موجود ہوں۔ اسرائیلی دہشت گردانہ حملے میں ایران کے صف اول کے سائنسدان فخری زادے ہلاک ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بڑے طوفان کا عندیہ دے دیا۔ ایران نے نامور سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے واقعے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ دنیا بالخصوص یورپی یونین اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرے اور یہ شرمناک دوہرا معیار ختم کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ماجد تخت روانچی نے کہا کہ یہ قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کا مقصد خطے میں انتشار پھیلانا ہے۔ خیال رہے کہ ایٹمی و میزائل سازی کے سائنسدان محسن فخری زادے کو تہران کے مشرقی علاقے آبسرد میں مشین گن سے فائر کر کے قتل کیا گیا۔ ایرانی سائنسدان کو قتل کرنے کے لیے شرپسندوں نے پہلے ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ کیا تاکہ فخری زادے کی گاڑی رکے اور موقع پاتے ہی نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا۔ محسن فخری زادے 1958 میں ایران کے شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بطور طبیعیات کے پروفیسر انہوں نے پروجیکٹ اماد کی سربراہی کی تھی۔ یہ مبینہ طور پر وہی خفیہ پروگرام ہے جو 1979 میں ممکنہ طور پر جوہری بم بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق یہ پروگرام 2003 میں بند کر دیا گیا تھا۔ فخری زادے ایران کی امام حسین یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے۔ ایرانی خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ فخری زادے کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا۔ واضح رہے کہ سن 2010 سے 2012 کے درمیان 4 ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا گیا تھا اور ایران ان کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام لگاتا رہا ہے۔ اسرائیل نے محسن فخری زادے کے قتل پر فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اس نام کو یاد رکھنا، اسرائیل پر تقریباً 1 دہائی سے ایرانی جوہری سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا شبہ ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر نے محسن فخری زادے کے قتل پر بیان سے انکار کر دیا، جبکہ امریکی وزارت دفاع نے بھی ایرانی سائنسدان پر حملے پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ واضح رہے کہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کر رکھا ہے کہ جنوری میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایران سے دوبارہ مذاکرات کریں گے، جبکہ اسرائیل نے اس اعلان کی شدید مخالفت کی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے 551ویں جنم دن پر کووڈ-19 کی اس نازک صورتحال میں بھی بھارت سے سینکڑوں سکھ یاتری ان کا جنم دن منانے کے لیے پاکستان آ پہنچے۔
सिख मजहब के बानी गुरु नानक का 551वां जन्मदिन मनाने के लिए कोविड-19 की पाबंदियों के साए तले भारत से सैकड़ों सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। जन्मदिन की मरकजी तकरीब 30 नवंबर को गुरुद्वारे जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी, जहां नगर कीर्तन भी होगा। जुम्मे के रोज 602 सिख यात्री पैदल पाक भारत सरहद अबूर करके वाघा पहुंचे, जहां मजरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी ने इनका इस्तकबाल किया। भारतीय यात्रियों को वाघा बॉर्डर से ही खसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब रवाना किया गया है, जहां वो गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात में शरीक होंगे। दूसरी जानिब सिखों की सबसे बड़ी नुमाइंदा शिरोमणी गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी ने सिख खातून जागीर कौर को कमेटी का सरबराह मुंतखब कर लिया है। जागीर कौर पहली सिख खातून है जिन्हें तीसरी मरतबा शिरोमणी कमेटी का सरबराह मुंतखब किया गया है। रूस का अपने फौजियों को कोरोना से बचाने के लिए बड़ा इकदाम, एक मुहिम का आगाज किया गया जिसके तहत 4 लाख फौजियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। रूसी फौज ने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस वैक्सीन की मुहिम शुरू कर दी। रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि इस दौरान 4 लाख एहलकारों को वैक्सीन दी जाएगी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक रूसी वजीर दिफा का कहना है कि अब तक 250 से ज्यादा फौजियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि रवां बरस के आखिर तक तवक्का है कि ये तादाद 80,000 तक पहुँच जाएगी। रूस ने रवां हफ्ते कहा था कि इब्तदाई डाटा के मुताबिक इसकी तैयार करदा वैक्सीन स्पुतनिक 5 95% मौसर है। दीगर बैनुल अक़वामी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी टेस्टों के नताइज शाये किए हैं, जिनके मुताबिक इनकी वैक्सीन की अफादियत की शरह 90% और इससे ज्यादा है। स्पुतनिक 5 बनाने वालों का कहना है कि उनकी वैक्सीन को दीगर वैक्सीन के मुकाबले में जखीरा करना आसान है और इसकी एक खुराक की कीमत $10 है, जो वैक्सीन तैयार करने की आलमी रेस में सबसे कम कीमत है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को रवां बरस अगस्त में रजिस्टर्ड किया गया था और इस वक्त इसके ट्रायल्स का तीसरा और आखिरी मरहला जारी है, जिसमें 40,000 रज़ाकार हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि स्पुतनिक 5 नाम की रूसी वैक्सीन का नाम सोवियत दौर के सैटेलाइट के नाम पर रखा गया है। इस वैक्सीन को ये नाम इसकी जोग्राफियाई और सियासी अहमियत की वजह से दिया गया है। इस वैक्सीन की 21 दिनों के वक्फे से 2 खुराकें दी जाती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।